सो हेलो एंड वेलकम, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है पाठशाला के चैनल पे। दोस्तों चैप्टर अब हम लोग फिफ्थ करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम सिक्योरिटी इन द कॉन्टेम्परेरी वर्ल्ड है। चैप्टर फिफ्थ में इसलिए कहना चाहूंगा क्योंकि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इस साल 2022 के हिसाब से कुछ चैप्टर्स को डिलीट करा गया है। सो दैट इज हिसाब से अगर हम देखें तो उस सीरीज के हिसाब से ये चैप्टर हमारा जो होता है वो होता है इन द एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो एनसीईआरटी के अंदर ये चैप्टर आज भी 7 है क्योंकि एनसीईआरटी ने जो किताबें प्रिंट करी है वो तो वैसी ही है ना। तो इसीलिए तो इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैं 7 सर्च कर रहा था, 5th आ गया लिखा हुआ, या 5th आ रहा है 7th एनसीईआरटी के अंदर है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है। सो ईपी फैमिली आपको हमेशा टेलीग्राम अकाउंट पे नोट्स प्रोवाइड करवाती है। आई होप आप लोग हमारे साथ वहाँ पे जुड़े होंगे नोट्स के लिए, और साथ में इंस्टाग्राम अकाउंट जो आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, तो वहाँ पे ज़रूर जुड़िएगा। चैप्टर के अंदर मेन जो कॉन्सेप्ट पे बात करी गई है ना, वो टॉपिक पे बात करी गई है 2 डिफरेंट वेज ऑफ और लुकिंग एट द सिक्योरिटी। मतलब ये जो पूरा चैप्टर आपको बताता है ना, वो बताता है कि भारत को इंटरनेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे दूसरी कंट्रियां, उनको किसी ना किसी प्रकार की कोई ना कोई समस्याएं हैं। तो जो समस्याएं हैं उसके ऊपर हम डील करेंगे, उन समस्याओं का समाधान कैसे किया जा सकता है, सिक्योरिटी को खतरा किन चीज़ों से होता है, यानी कि हम लोग अपनी कंट्री के अंदर खुद और बाहर से जो खतरे हमें देखने को मिलते हैं उन खतरों के बारे में हम लोग एनालाइज करेंगे। हम देखेंगे कि सिक्योरिटी को लेके इंटरनली हमें क्या सोचने की ज़रूरत है। हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई सिक्योरिटी को खतरा पैदा होता है या सिक्योरिटी जो हम कर रहे हैं उसमें भी अगर कुछ लूप होल्स हमें देखने को मिलते हैं, तो उसमें किस तरीके से कोई कंट्री अपने आप को प्रिवेंट कर सकती है, बचा सकती है, सुरक्षित कर सकती है, वो भी हम देखने की कोशिश करेंगे। देन हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ व्यू ऑफ सिक्योरिटी, यानी कि कुछ ऐसे सुरक्षा के दृष्टिकोणों पर प्रकाश डाला जाएगा जो ये आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि हमें किन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है और किन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत नहीं है, वो भी हम देखने की कोशिश करेंगे। सो डोंट बी लाइक दिस किया कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फ़ोटो क्यों लगाई है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फ़ोटो मैंने सिक्योरिटी पर्पज़ पे लगाई है, बिकॉज सिक्योरिटी चैप्टर का नाम है, तो सिक्योरिटी पर्पज़ पे आपको समझ में आना चाहिए। सो पूरा चैप्टर डील क्या कर रहा है? पूरा चैप्टर डील कर रहा है 2 तरीके की चीज़ों के बारे में। मेन है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का मतलब होता है हमारे किसी भी चीज़ पे आज़ादी पे खतरा होना। अब आज़ादी आप फंडामेंटल राइट मत समझिएगा, फंडामेंटल राइट एक आज़ादी नहीं है। देश में किसी भी प्रकार की आज़ादी को अगर कोई खतरा, कोई थ्रेट पैदा हो रहा है, तो वहाँ सिक्योरिटी मतलब वहाँ पे आती है। सुरक्षा का मतलब होता है किसी भी खतरे से मुक्ति होना, ठीक है, उसका मतलब सुरक्षा होता है। लेकिन अगर कोई भी हमारी स्वतंत्रता को खतरा पहुँचा रही है तो वहाँ सिक्योरिटी की हमें ज़रूरत पड़ती है। सो दोज थिंग दैट threatened core value should be regarded as being on of interest in discussion of security। मतलब कोई भी चीज़ जो हमारी कोर वैल्यूज़ बोले तो हमारी आज़ादी, हमारे देश का डेवलपमेंट, हमारे देश के ऊपर हो रहे बढ़ते हेल्थ इश्यूज़, माइग्रेशन की प्रॉब्लम, या कह सकते हो टेररिज्म एक्टिविटीज़, ये कोर वैल्यूज़ है जिस पे हमें फोकस करना चाहिए। और मैं कह सकता हूँ कि ये एक ऐसी चीज़ हो सकती है जिस पे हमें डिस्कस करने का है, हमें डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि ये सिक्योरिटी को खतरा है। सो इसलिए हमें इस चैप्टर को बहुत डीपली पढ़ना है, क्योंकि ये चैप्टर हमें बताता है कि जो भी सिक्योरिटी को खतरा है ना जिन चीज़ों का, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं। तो 2 धारणाएं किताब में दे रखी है, ट्रेडिशनल नोशन और नॉन ट्रेडिशनल नोशन। मतलब खतरा, सुरक्षा को खतरा 2 तरीके से होता है। 2 धारणाएं कई सालों से और आने वाले समय पे भी चलती रहेंगी। वो धारणाएं हैं ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल। मैं इसमें अपनी कंट्री की नहीं बात कर रहा हूँ, स्पेशली इंडिया की, मैं सभी कंट्रियों की बात कर रहा हूँ कि किसी भी कंट्री के अंदर खतरे 2 प्रकार के होते हैं। मतलब किसी भी कंट्री के अंदर नहीं, मतलब खतरे 2 प्रकार के होते हैं, एक ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल। ओके, लेकिन कुछ ऐसे खतरे जो हमें पता ही नहीं है, जैसे कि जैसे एकदम से एपिडेमिक आया था, कोरोना वायरस जैसी चीज़ें एकदम से आ गई, हमें पता ही नहीं चला कि ये होगा। तो इसीलिए इन खतरों के बारे में हम कभी अलर्ट ही नहीं हो पाते हैं। इसके लिए हमें सभी को मिलकर स्टेप लेने की जरूरत होती है। ठीक है, तो देखते हैं, एक एक करके समझते हैं। तो ट्रेडिशनल नोशन के अंदर 2 चीज़ है, एक्सटर्नल और इंटरनल। मतलब जो पारंपरिक खतरे हैं, जो होते ही रहते हैं,
वो दो प्रकार के हैं। किसी भी कंट्री के अंदर दो तरीके से खतरे आते हैं, एक बाहरी रूप से और एक आंतरिक रूप से। बाहरी रूप के खतरे वो होते हैं जो बाहर से अटैक होके आ रहे हैं। अगर वो बाहर से अटैक हो रहे हैं तो उन्हें हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ये हमें जानना ज़रूरी है, क्योंकि जो भी खतरा हो रहा है उससे हमें निजात तो पाना है। और दूसरा हमें समझना है कि बाहर से जो खतरा, मतलब जो अंदर देश के अंदर ही खतरा पैदा हो रहा है, उसके लिए कोई कंट्री क्या कर रही है इंटरनेशनल लेवल पर या नेशनल लेवल पर, वो हम समझ रहे हैं। नंबर 1, ट्रेडिशनल नोशन। ट्रेडिशनल नोशंस में ग्रेटेस्ट थ्रेट अगर कुछ है कंट्री को तो वो है किसी दूसरी कंट्री के मिलिट्री से। जैसे मान लीजिए कि मैं एग्जांपल लेता हूँ इंडिया का। इंडिया को हमेशा खतरा होता है चाइना से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, नेपाल से तो खैर नहीं कह सकते, लेकिन अफगानिस्तान से, जो ऐसे पड़ोसी मुल्क हैं जो ऑफकोर्स अपनी आर्मी को भेजकर हमारे ऊपर अटैक करवा सकती है। तो इसीलिए मिलिट्री थ्रेटेंड जो है दूसरी कंट्री से, मिलिट्री का धमकी होना सैन्य खतरा हो सकता है। और दूसरा खतरा हो सकता है इस मिलिट्री को, हमारी इंडिपेंडेंस को, हमारी टेररिज्म एक्टिविटीज को, हमारी क्या कहते हैं ऑर्डिनरी सिटीजन की लाइफ को, साथ में हमारी इंटीग्रिटी होता है अखंडता, जो हम सभी लोगों को बनाए बैठा हुआ है, जोड़ के बैठा हुआ है, इन सभी को खतरा है। तो मिलिट्री एक्शन किसी दूसरी कंट्री के द्वारा, या तो मिलिट्री एक्शन के अंदर मैं कह सकता हूं कि इस मिलिट्री एक्शन में अगर एक्शन हो गया, मान लो युद्ध हो गया, तो आप लोगों के पास खतरा तो है ही ना। तो खतरे के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, इसके लिए या तो आप सरेंडर कर सकते हैं, या टू प्रिवेंट अदर साइड फ्रॉम अटैकिंग बाय प्रॉमिसिंग टू रेज द कॉस्ट ऑफ वॉर अनएक्सेप्टेबल लेवल। मतलब दूसरी कंट्री अगर अटैक कर रही है तो या तो आप सरेंडर कर दो, जी हम तैयार हैं, हम लड़ नहीं रहे हैं, और या तो फिर आप कोशिश करो कि मना करो, रोकथाम करो, और आप उनकी बातों को मान लो बिना किसी कंडीशन के। और या तो लड़ते लड़ते जब वॉर चल रहा है तो आप भी लड़ाई में शामिल हो जाओ। कोशिश करी ये जाती है कि सिक्योरिटी पॉसिबल इज कंसर्न विद डिटरेंस, यानी कि प्रिवेंटिंग वॉर एंड डिफेंस, लिमिटिंग वॉर। कोशिश ये करी जाती है कि जब भी युद्ध हो रहा होता है तो हम लोग युद्ध के लिए कोशिश करते हैं कि भाई सिक्योरिटी को, मिलिट्री खतरा तो है ना, तो कोशिश करते हैं कि प्रिवेंट करा जाए, रोकने की कोशिश करी जाए, लिमिटेड वॉर करी जाए, वॉर को लिमिट कर दिया जाए। हम कोशिश ये करते हैं। इसीलिए कंट्री ऑल्सो अपोज सरेंडरिंग बट नेवर एडवर्टाइज इट एज देयर नेशनल पॉलिसी। अगर कोई कंट्री सरेंडर करने के लिए तैयार हो रही है तो कोई कंट्री ऐसा छापेगी नहीं अपने अखबारों के अंदर, देखो उन्होंने घुटने से टेक दिए, फलाने ढिमकाने, जैसे न्यूज़ चैनल के अंदर चलता रहता है, आप लोग देखते रहते हैं। तो ये चीज़ ऑफकोर्स नहीं होगी और नहीं होनी भी चाहिए। और मतलब या तो मिलिट्री खतरा हो रहा है तो या तो ये हो सकता है। अगर मिलिट्री खतरा हमें बैलेंस करना है, अगर एक कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर मिलिट्री अटैक कर रही है या टेररिज्म अटैक कर रही है, तो हम लोग पावर बैलेंस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। पावर बैलेंस क्या होता है? पावर बैलेंस का मतलब होता है कि गवर्नमेंट हार्ड वर्क करे, मेंटेन करे बैलेंस पावर बनाने के लिए अपनी नेबरिंग कंट्री से। क्या करेगी उसके लिए? वो अपनी मिलिट्री, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल पावर काफ़ी अच्छी तरीके से बढ़ाने की कोशिश करेगी। मतलब अपनी आर्मी को अच्छा खिलाएगी पिलाएगी, आर्मी पे ज़्यादा खर्चा करेगी, इनोवेशन पे ज़्यादा खर्चा करेगी। इससे क्या होगा कि दूसरी कंट्री जो है ना, अगर अटैक करने की सोच रही है, मिलिट्री अटैक करने की सोच रही है, तो वो अटैक नहीं करेगी। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है। दूसरे, या तो आप अलायंस बिल्ड कर लो। अगर आपको लगता है कि मिलिट्री अटैक हो सकता है, आपकी क्या कहते हैं एक्सटर्नल सिक्योरिटी को खतरा है, तो आप अलायंस बिल्ड करिए, बड़े लेवल पर अलायंस बिल्ड करिए। इससे आपकी सिक्योरिटी जो है काफ़ी अच्छी लेवल पे मेंटेन रहेगी। कैसे अलायंस बिल्ड करने की बात कर रहा हूं मैं, कि अलायंस इज अ कोऑर्डिनेशन ऑफ स्टेट दैट कोऑर्डिनेट देयर एक्शन टू डिफर एंड डिफेंड अगेंस्ट द मिलिट्री अटैक। यहाँ पे स्टेट लिखा हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पे स्टेट की जगह कंट्री मान के चलता हूँ, ठीक है। मतलब किसी भी कंट्री को अगर बाहर की कंट्री से खतरा है तो या तो अपने आप को बैलेंसिंग पावर में अच्छे लेवल पे इनोवेशन करके मिलिट्री को अच्छा कर ले, और या तो दूसरी कंट्री के साथ अलायंस कर ले, ताकि वो कंट्री सैन्य हमले के टाइम पीरियड पर तुम्हारी मदद करे। जैसे कि 1971 में हमारी यूएसएसआर ने मदद करी थी जब हम लोग बांग्लादेश का युद्ध लड़ रहे थे उस टाइम पीरियड पे। अलायंस इंक्रीज द एफिशिएंट पावर ऑफ द स्टेट। कोश ये होता है कि अलायंस से ऑफकोर्स आपने देखा होगा नाना पाटेकर का डायलॉग कि एक लकड़ी को तोड़ना तो बहुत आसान है, लेकिन जब लकड़ी 6-7 आपस में मिल जाती है तो उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। क्योंकि क्रांतिवीर में मूवी में बोला गया था नाना पाटेकर ने कि कलम वाली बाई ये समझाती है। तो यहाँ पे सेम ऐसा ही अलायंस बिल्ड हो जाएगा तो आपकी पावर काफ़ी अच्छी मजबूत हो जाएगी। ऑफकोर्स अलायंस डिपेंड करता है नेशन के इंटरेस्ट पर, वो आपके साथ क्यों आना चाहेगा, कोई कंट्री आपके साथ क्यों आना चाहेगी, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो नो एक्नॉलेज्ड सेंट्रल अथॉरिटी टू रेगुलेट थ्रेट ऑफ सिक्योरिटी एट द इंटरनेशनल लेवल।
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा के लिए खतरा को विनियमित करने के लिए किसी भी केंद्रीय प्राधिकरण ने स्वीकृति नहीं दी है। मतलब कोई भी ऐसा नहीं कह सकता है कि भाई इंटरनेशनल लेवल पर क्या कहते हैं बिल्ड ही होना चाहिए, क्योंकि यूएन भी खुद एक बार जब अलायंस बिल्ड हो रहे थे तो यूएन खुद भी नाकामयाब साबित हुआ था, क्योंकि यूएन जो है ना सभी कंट्री की सिक्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। क्योंकि हमने देखा था कि जब अलायंस बिल्ड हो रहे थे तो कोल्ड वॉर के टाइम पीरियड पर यूएसए और यूएसएसआर खुद ही उस टाइम पीरियड पे यूएनओ के सबसे पावरफुल ग्रुप थे, लेकिन वही लोग आपस में लड़ रहे थे, तो उस टाइम पीरियड पे यूएन जो है वो बेचारा खुद ही क्या कहते हैं कमजोर था। इसीलिए अलायंस बिल्ड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अलायंस बिल्ड करने के लिए हम छोटे छोटे नेशंस के साथ अपनी संधियां करते हैं। जैसे आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा हुआ सार्क के बारे में, ब्रिक्स के बारे में, साफ्टा के बारे में, आपने नाटो के बारे में पढ़ा होगा, वार्सो पैक्ट के बारे में पढ़ा होगा। ये छोटे लेवल के अलायंस है। इस अलायंस से फ़ायदा ये होता है कि हमने नेम भी पढ़ा होगा, इनसे फ़ायदा होता है कि कंट्री थोड़ी सी मजबूत हो जाती है ना। तो ये अब आते हैं आंतरिक खतरे पे। ये तो बाहरी खतरे थे, मिलिट्री अटैक या टेररिज्म जैसी चीज़ें ये। लेकिन दोस्तों अब जो आंतरिक खतरे होते हैं ना, जैसे कि देश के अंदर अलगाववादी आंदोलन होना, देश के अंदर टेररिज्म एक्टिविटी होना, देश में क्षेत्रवाद, एक क्षेत्र अपने आप को सुपीरियर, दूसरा इन्फीरियर समझ रहा है वो, दूसरा एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, जातीय संघर्ष जैसे श्रीलंका के अंदर हुआ था, कम्युनिज्म, धर्म के नाम पे दंगे, अदर्स में बहुत सारे रिवॉल्ट आ जाते हैं जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट का प्रोटेस्ट, ये काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी। और इसीलिए हम लोग अपनी आर्मी को अच्छा करने की कोशिश कर लेते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ रही होगी चीज़ें। तो हम आर्मी को अच्छा करेंगे। अब आर्मी कोशिश करेगी किसी को अटैक ना करे, किसी को पनिश ना करे, किसी को ज़्यादा नुकसान ना पहुंचाए, हम कोशिश ये करते हैं। इसीलिए हम लोग इसलिए वाटर कैनन का इस्तेमाल करते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। सो दोस्तों ये थोड़ा बेसिक था। अभी इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन के लिए भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वर्ल्ड के लेवल पर अगर किसी देश के अंदर कोई दिक्कत आ रही है, वर्ल्ड के लेवल पर जो उसके इंटरनल सिक्योरिटी को खराब करती है, वर्ल्ड के लेवल में बता रहा हूँ, अगर उसके इंटरनल सिक्योरिटी को खराब कर रही है तो वर्ल्ड के लेवल पर भी वो कोशिश करती है कि वर्ल्ड पीस के लिए वो 3 चीज़ें करें। नंबर 1 डिसआर्मेंट करना। अगर आपके देश के अंदर इंटरनल सिक्योरिटी को कोई चीज़ खतरा पहुंचा रही है तो आप वर्ल्ड पीस के लिए डिसआर्मेंट कर सकते हैं। डिसआर्मेंट का मतलब होता है आप ऐसे वेपन्स ना बनाएं, केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन ना बनाएं जिससे आपके देश के आंतरिक खतरे को आप क्या कहते हैं बढ़ावा मिले। तो आप ये मत कीजिए, डिसआर्मेंट करिए। दूसरा यूएसए और कहते हैं यूएसएसआर ये तो बोलता है कि भाई हम लोग तो क्या न्यूक्लियर वेपन को खत्म नहीं करेंगे। आप आर्म्स कंट्रोल की रेस में मत लगिए जिससे देश की इंटरनल सिक्योरिटी को खतरा नहीं होगा। आर्म्स रेस होता है कि बार बार बम बनाना, एरोप्लेन बनाना, जेट एयरवेज बनाना, ऐसी चीज़ें आप बार बार ना करें। इसके लिए हमने कोशिश भी करी थी कि हम लोगों ने एनपीए करा था, स्टार्ट करा था। इसके बारे में आप अगर फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आता, क्योंकि इस बार फर्स्ट चैप्टर नहीं आ रहा है लेकिन उसमें काफ़ी अच्छा बताया। दूसरा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करना, मतलब एक कंट्री और दूसरी कंट्री के साथ सहयोग अच्छे बना लेना। उससे फ़ायदा ये होता है कि काफ़ी हद तक हम सिचुएशंस को कंट्रोल कर पाते हैं इंटरनेशनल लेवल पर। तो ये था पूरी तरीके से पारंपरिक ट्रेडिशंस के बारे में, नॉन पारंपरिक यानी कि गैर पारंपरिक धारणाएं। इसके बारे में हम लोग वीडियो के अगले पार्ट में लेंगे, क्योंकि नॉन ट्रेडिशन होता है ना, ये एक तरह कभी बता के नहीं आता है, उसके लिए हमें आगे चलना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट में। इतना हमने पढ़ा है, ये चैप्टर की शुरुआत थी। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। ईपी फैमिली आपके लिए नोट्स प्रोवाइड करवाता है, टेलीग्राम अकाउंट पे जरूर जाइएगा। वीडियो अच्छी लगी है सो ऑफकोर्स यू ऑल नो दैट आपको क्या करना है। सो दिस इज इट इन दिस वीडियो। मिलते हैं जल्द से जल्द नेक्स्ट पार्ट में इस चैप्टर के। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो।